रेंडर जो यूज करते हैं हम लोग क्लास कंपोनेंट में, वो क्या है? कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, क्लास है, क्या है? रेंडर सर। हम्म। रेंडर मेथड सर। वेरी गुड। उसके बाद एक्सपोर्ट के बाद क्या लिखा जाता है? कौन सा एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं? एक्सपोर्ट के बाद सर डिफॉल्ट लिखते हैं, और जो मैसेज है चाहे हेलो मतलब उसको। जो क्लास का नाम है वो क्लास का जी नाम सर। लिख देते हैं। वेरी गुड। चलो फिरोज बताओ, फिरोज कंपोनेंट क्या होता है फिरोज? It is a part of a UI. इट इज पार्ट ऑफ यूआई। कैन वी क्रिएट नेस्टेड कंपोनेंट? Yes, sir. ओके वेरी गुड। रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या है फिरोज? सर किसको इंस्टॉल करेंगे सर? रिएक्ट ऐप को, अगर मान के चलो हमारे पास नोड जेएस है और जी हम सर। अपने रिएक्ट को अपने सिस्टम में चलाना चाहते हैं, तो रिएक्ट हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? क्या कमांड है रिएक्ट को इंस्टॉल करने का? सर ये npm ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए सर, हम्म, npm इंस्टॉल -g और क्रिएट रिएक्ट ऐप। हम्म। चलिए आज हम रिएक्ट के फोल्डर्स एंड फाइल स्ट्रक्चर को जानते हैं, और इसके बाद फिर आगे हम JSX को जानेंगे, और फिर इसके बाद हम जानेंगे कि वेरिएबल वगैरह कैसे क्रिएट होता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले फाइल एंड फोल्डर्स में जो आपका फोल्डर है उसका नाम है नोड हाइफेन अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। ये क्या करता है? दिस फोल्डर विल कंटेन ऑल रिएक्ट जेएस डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी से क्या समझते हैं आप लोग, बताइए जरा। डिपेंडेंसी मधु को पता होगा, क्या होता है मधु डिपेंडेंसी? क्या सर? डिपेंडेंसी के नाम सुनी हो? डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैं डिजाइन उसका पर बात उसका बात नहीं कर रहा, मैं इंजेक्शन कहाँ से लगा दी? डिपेंडेंसी सिर्फ पूछ रहा हूँ, सिर्फ डिपेंडेंसीज। कभी देखी है डिपेंडेंसीज को? नहीं पता। समटाइम्स बाय मिस्टेक जब आप लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क स्टार्ट करते थे, तो कई बार कोर डॉट नेट स्टार्ट हो जाता था, याद है आपको? कोर डॉट नेट चूंकि ओपन सोर्स है, तो जिस प्रकार से डॉट नेट फ्रेमवर्क के विजुअल स्टूडियो जो आप लोग खोलते हो, तो राइट साइड में सोल्यूशन एक्सप्लोरर के नीचे रेफरेंसेज आता है ना जी। लेकिन वही चीज अगर आप कोर डॉट नेट में करोगे तो रेफरेंसेस के जगह पर डिपेंडेंसीज आएगा। यानी उसके अंदर क्या है? पैकेज है, जिसको डॉट नेट में नेम स्पेस कहते हैं, रिएक्ट में पैकेजेस वगैरह बोलते हैं। तो नोड मॉड्यूल्स बेसिकली फोल्डर क्या किया हुआ है? रिएक्ट जेएस के सारे डिपेंडेंसीज को कंटेन किया हुआ है, यानी जितने भी पैकेजेस वगैरह है वो आपको नोड जेएस के पास है, सॉरी नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के पास है। मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये पैकेजेस दिख रहे हैं आपको? ये सारे पैकेज जब आप इंस्टॉल करते हैं ना रिएक्ट ऐप को, तो वो सारे पैकेज उसी टाइम जो इंस्टॉल होता है, वो सारे किस फोल्डर के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है? नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। ये सब सारे पैकेजेस हैं, देखो कितना सारे पैकेज है, देख रहे हो? तो ये डिपेंडेंसीज बोला जाता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट है गिट इग्नोर। नेक्स्ट जो आपका फोल्डर है वो है गिट इग्नोर। ये क्या कहता है? दिस फाइल is used by source control tool to identify which files and folders should be included or ignored
during code commit. This file is used by source control to identify which files and folders should be included or ignored during code commit. कहने का मतलब गिट इग्नोर क्या करता है, जैसे कई बार आप प्रोजेक्ट को ना जब गिट पे जब इंस्टॉल करते हैं या अपलोड करते हैं तो उस टाइम ये ना टेक केयर करता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें से कौन सा ऐसा फाइल है जिसे कमिट किया जाए और कौन सा ऐसा फाइल है जिसे इग्नोर किया जाए। ठीक है, तो जब आप गिट पे इंस्टॉल करेंगे प्रोजेक्ट को उस टाइम गिट इग्नोर जो फोल्डर है रिएक्ट ऐप के अंदर वो आपको हेल्प करता है कि किस फाइल को सर्वर पे डालना है और किस फाइल को इग्नोर करना है। इसके नेक्स्ट है आपका पैकेज डॉट जेसन। दिस फाइल contains dependencies and scripts required for the project। ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं कुछ डिपेंडेंसीज है वो भी आपको पैकेज डॉट जेसन है। नोड अंडरस्कोर मॉडल्स के अंदर तो सारे रिएक्ट के डिपेंडेंसीज हैं। अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट पैकेजेस वगैरह जो होंगे वो आपके पैकेज डॉट जेसन के पास है। इसके बाद जो मेन फोल्डर है जिसे आप लोगों ने यूज भी किया है उसका नाम है एसआरसी फोल्डर। ठीक है, एसआरसी क्या कहता है, एसआरसी इज वन ऑफ द मेन फोल्डर इन रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, आप एक लाइन और लिख सकते हो, ऑल द कंपोनेंट्स all the application related component or JS file contained inside src folder। के बाद है आपका index.js। index.js is the file that will be called once we will, मैंने एक बार बताया था कि आपका जो प्रोजेक्ट है जिसमें app.js के अंदर तो आप अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं लेकिन app.js भी एक बार कॉल होता है, उसे कौन कॉल करता है, index.js। ये देखिए यहाँ पे ऐप कॉल हुआ पड़ा है और इस ऐप को कॉल करने के लिए आपके कंपोनेंट को भी इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, ये चीज तो index.js एक बार लोड होता है तो ऐप को लोड कर दिया और ऐप कहाँ पे, app.js के अंदर है और कंपोनेंट्स को कॉल कर सकता है। जितने भी आपको कंपोनेंट्स को कॉल करने हैं वो सारे कंपोनेंट्स को आप जैसे जैसे इंपोर्ट करोगे वैसे वैसे ये वर्क करेगा। index.js के बाद है आपका app.js, इसे भी आप यूज किए हुए हैं। app.js क्या कहता है, app.js is a component that will get loaded under index.js। ठीक है, index.js के अंदर ही आपका app.js चलता है। if we do any change in app.js file HTML component and save, it will reflect in localhost 3000। ठीक है, कि आपको रिफ्लेक्ट करता है app.js जो है। app.js बेसिकली क्या है, एक कंपोनेंट है जो किसके अंडर में लोड होता है, index.js फाइल के अंदर लोड होता है और index.js फाइल आपका एक बार लोड होता है ब्राउजर में और उसके बाद app.js, और जैसे app.js लोड होता है उसके अंदर बाकी के कंपोनेंट्स को आप कॉल कर लेते हैं। तो इसमें रिएक्ट में यही मेन फोल्डर्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे टेम्परेरी फोल्डर्स वगैरह भी हैं
बट इन फोल्डर्स का यूज आपको करना है, बाकी सारे सपोर्टिंग्स हैं। तो देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स जो सारे डिपेंडेंसीज को कंटेन किए हुए हैं। गिट इग्नोर ये बताता है बेसिकली जब अपने प्रोजेक्ट को गिट पे अपलोड करोगे तो कौन सा फाइल को अपलोड करना है, कौन सा फाइल को इग्नोर करना है, ये चीज़ डिसाइड करता है गिट इग्नोर फोल्डर। पैकेज और डेसन के पास इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज होता है जिसको आप इंपॉर्टेंट पैकेजेस कर सकते हो। एसआरसी के अंदर आप सारे फाइल्स एप्लीकेशन रिलेटेड कंपोनेंट्स आप बनाते हैं। index.js बेसिकली फर्स्ट टाइम लोड होता है वेब ब्राउजर पे, और app.js जो है वो बेसिकली index.js के अंडर में लोड होता है। और फाइनली app.js ये आपके कंपोनेंट को कॉल करता है, चाहे वो क्लास कंपोनेंट हो या फिर फंक्शनल कंपोनेंट हो। अब इस फाइल एंड फोल्डर से स्ट्रक्चर्स के बाद आपको मैं बताता हूँ कि JSX का यहाँ पे क्या काम है। JSX ये JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। JSX allows us to write HTML in React. JSX makes it easier to write and add HTML in React. कोडिंग कैसे किया जाता है? कोडिंग JSX JSX allow us to write HTML elements in JavaScript and place them in the DOM without any create element and append file methods। क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, ये मेथड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरनल चलता है। जो कि रिएक्ट क्या कहता है कि आपको डोम में लोड होने के लिए, डोम में प्लेस होने के लिए किसी भी मेथड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका वर्चुअल डोम क्रिएट होता है और ये खुद ब खुद जितना रिक्वायरमेंट है स्पेस उतना ये अपलोड कर लेता है, अपडेट भी कर देता है। ये करता क्या है? JSX HTML को कन्वर्ट करता है, HTML टैग्स को कन्वर्ट करता है। JSX कन्वर्ट HTML टैग्स इनटू रिएक्ट एलिमेंट। ठीक है, JSX का काम क्या है? नॉर्मल HTML टैग को यानी रेगुलर HTML टैग को, जैसे आपने हेलो कॉल किया या h1 को कॉल किया, उसे रिएक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, JSX इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट language based on ES6 and is translated into regular JavaScript and runtime। एक्सप्रेशन क्या है JSX का? एक्सप्रेशन का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करेंगे लॉजिक को देखने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। With JSX you can write expression inside curly braces। मान के चलो अगर आपको 2 नंबर को जोड़ना है गिवन नंबर को, तो आप इस वाले ब्रेसेस में रख करके जोड़ सकते हो। इसे क्या बोला जाता है? रेगुलर में इसको बाइंडिंग एक्सप्रेशन बोला जाता था, और रिएक्ट में क्या बोला जाता है? इसको सिर्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या है? द एक्सप्रेशन कैन बी ए रिएक्ट वेरिएबल। मैंने क्या बोला? कोई लॉजिक वगैरह लिखना हो तो लॉजिक वगैरह बेसिकली लिखने के लिए भी हम लोग वेरिएबल को यूज करते हैं, फंक्शन को यूज करते हैं। यस या नो? आज के सेशन में वेरिएबल्स वगैरह कैसे बनते हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। विद JSX यू कैन राइट एक्सप्रेशन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू को दिखाना चाहते हो तो JSX में आप इस वाले कर्ली ब्रेसेस को यूज करोगे। ठीक है, जिसे कर्ली ब्रेसेस ना बोलिएगा,
एक्सप्रेशन बोलिएगा, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो करली ब्रेसेस नहीं, वो तो आपको जस्ट आपको हेल्प कर दिया कि ये करली ब्रेसेस की तरह है, लेकिन इसे बोला क्या जाता है, एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, द एक्सप्रेशन कैन बी ए रिएक्ट वेरिएबल और प्रॉपर्टी expression this x will execute the expression and return the result। इस तरीके से एक्सप्रेशन को यूज किया जाएगा JSX में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ अभी आपके सामने। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। उससे पहले npm को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, ये रिएक्ट ऐप है हमारा, ये रिएक्ट ऐप। यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, cmd हिट मारते हैं और यहाँ से npm को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए आसिफ, ये 3000 पोर्ट पे लोड हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेरिएबल रिएक्ट में बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो मैं वेरिएबल बनाने के लिए एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, जिसका नाम देता हूँ प्रिंट नेम। ठीक है, उससे पहले हमारे पास दो कंपोनेंट कॉल हुआ पड़ा है, हेलो और मैसेज। अगर मैं चाहूँ तो इसे चलाऊँ, ना चाहूँ तो इसे कमेंट कर दूँ, बट अभी चलने देता हूँ। अभी सबको बेसिक्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर बाद में जा करके अरेंज कर दूंगा। तो इसी कंपोनेंट के अंदर जो हमने फोल्डर लास्ट टाइम बनाया था आप लोगों के सामने, उसी फोल्डर के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, न्यू फाइल, इसका नाम था print name। ऐसे नाम दिया, बिल्कुल प्रॉपर केस में, प्रिंट नेम डॉट जेएस। और इस फाइल के अंदर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा, बट बिफोर दैट एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉन्स्ट नेम, जिसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ शुप्रो। वेरिएबल बनाने का जो सिंटैक्स है वही है, क्योंकि ये 6 यूज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेट वेर से ज़्यादातर कॉन्स्ट को लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन कंपोनेंट यहाँ बनाने के लिए फंक्शन देना पड़ेगा, और उसी नाम से फंक्शन बनेगा जिस नाम से आपने फाइल बनाया है। ठीक है, प्रिंट नेम के नाम से। और रिटर्न क्या करना है, H3 में, H2 में हमको क्या रिटर्न करना है, एक्सप्रेशन। हेलो शुप्रो दिखाने के लिए हम वेरिएबल को किस तरीके से प्रिंट करेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर, चूंकि वी आर राइटिंग JSX कोड। ठीक है, अभी हमने अभी जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली JSX कोड है, और JSX कोड के अंदर JSX कोड बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन ही है। जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड नाम JSX दे दिया गया है यहाँ पे रिएक्ट के लिए। ठीक है, ये नेम को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये डेप्रिकेटेड है, इससे आपको डरना नहीं है, रिजल्ट आपको दिखाएगा। और इसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट लगा दीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेम। ठीक है, डेप्रिकेटेड हट गया वहाँ से। ठीक है, जो लाइन अभी डेप्रिकेटेड था, एक्सपोर्ट करने के बाद ही हट गया। सेव किया, और मैं दिखाना चाहूँगा हेलो प्लस वेरिएबल के जो वैल्यू है वो। तो उसे कॉल करने के लिए मुझे ऐप डॉट जेएस के अंदर जाना होगा, और यहाँ पे इसे कॉल कर लेता हूँ। बट उससे कॉल करने से पहले हमें क्या करना होगा, उसके फंक्शन को इंपोर्ट करना होगा। फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट नेम। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। और इसी के जस्ट नीचे, मैसेज के जस्ट नीचे मैं प्रिंट नेम को कॉल करना चाहूँगा। सिंपल वही तरीका है, यहाँ से कॉल कर दिया, कंट्रोल एक्स मारा, और इसके बाद इसे हमने दिखा दिया, हेलो शुप्रो यहाँ पे आ गया। ठीक है, हेलो शुप्रो प्रिंट हो गया। तो किस तरीके से वेरिएबल बनता है, उस वेरिएबल को यूज कैसे किया जाता है, अभी मैं आपको दिखाया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना हो, JSX में दो नंबर को ऐड करना हो यूजिंग एक्सप्रेशन, तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको मैं अपने फाइल में ले लेता हूँ, डिक्लेयरिंग वेरिएबल इनसाइड JSX।
लाइब्रेरी वगैरह तो आप लोग लगा ही लेते हैं, लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर देता हूँ, समटाइम आप लोग को लिखने में परेशानी हो जाता है। ठीक है, चलिए वेरिएबल तो बन गया। अब मैं आपको 2 नंबर का सम दिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक पहले चलते हैं, इसके बाद थोड़ा फिर आगे जा करके धीरे धीरे बड़ा होगा। हालांकि रिएक्ट हमेशा आपको लाइट वेट दिखेगा, आसान ही दिखेगा आपको, टफ नहीं है, काफ़ी आसान है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर के सम के लिए हम क्या करते हैं, इसी कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं प्रिंट सम डॉट जेएस। ठीक है, इसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे प्रिंट सम के नाम से, और इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न S3 टोटल एच, मान के चलो मुझे 30 + 20 को ऐड करना है, तो 30 + 20 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रिंट सम, तरीका वही है फिलहाल अभी तक तो। और इस प्रिंट सम को हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस के अंदर। लवली लगता है कि एसक्यूएल की तैयारी में भिड़ गई है पूर्ण रूप से, आज क्लास है। मधु कुछ खबर है क्या उसका, नहीं। एसक्यूएल में तैयारी में लगी हुई है। शाम को इसकी बहन आई थी, बोल रही थी सर इस पढ़ाई कर रही लैपटॉप खोल के देखो कैसा परफॉर्म करती है कल। हालांकि किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए क्लास को मिस करना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। अब क्लास करते हुए हर चीज़ की तैयारी कर लो तब ना। चलिए ये तो हो गया, नॉर्मल फंक्शन को बना करके मैंने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, सम करा लिया। अब मुझे क्या करना है, ES6 को यूज करना है और उसे, उसके मैसेज को मुझे एक्सप्रेशन में प्रिंट कराना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से जरा प्रिंट सम के मेथड को मैं आपके लिए रख लूं। प्रिंटिंग सम यूजिंग एक्सप्रेशन इन JSX, calling component in app.jss। नोट्स आप लोग अच्छा बना लीजिएगा, हल्के में मत लेना। रिएक्ट को, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई चीज़ आसान हो या टफ हो, सबको अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए एक सेकंड जरा होल्ड करना।
अभी हमने क्या दिखाया, J6 को यूज करके 2 नंबर का सम दिखाया। अब ES6 को बाइंडिंग एक्सप्रेशन में कैसे रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल फंक्शन हमने यूज किया, अब ES6 को बाइंडिंग एक्सप्रेशन यूज करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, ES6 के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है कॉल फन। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, लाइक डिस्प्ले मैसेज के नाम से बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं डिस्प्ले मैसेज के नाम से। हैप्पी कोडिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ES6 का फंक्शन को कॉल किया है, रिटर्न यहाँ से हैप्पी कोडिंग किया हूँ। अब इसे मुझे क्या करना है, फंक्शन में कॉल करना है। ठीक है, बट अभी हमने जो नाम इसका दिया डिस्प्ले मैसेज नहीं, यहाँ पे नाम में थोड़ा इसको रीनेम कर रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ कॉल फन। ठीक है, अब इस कॉल फन से मैं इस वाले ES6 को कॉल करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से बाइनरी एक्सप्रेशन में कॉल होगा। इस तरीके से, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो ऐसे ES6 का जो फंक्शन है, अगर बाइनरी एक्सप्रेशन में आप एग्जीक्यूट करवाइएगा तो कुछ इस प्रकार से एग्जीक्यूट करवाना होगा। ये हमारा ES6 का फंक्शन है, डिस्प्ले मैसेज। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एरो की यहाँ पे लगा हुआ है, और रिटर्न क्या कर रहा है, हैप्पी कोडिंग। ठीक है, डिस्प्ले मैसेज को हम यहाँ पे कॉल करते हैं, कॉल फन को हम फर्दर app.js से कॉल करवाएंगे। कॉल फन हमारा मान के चलो यहाँ पे मेन फंक्शन का काम कर रहा है, और जब आप कॉल फन को कॉल करोगे तो किसे कॉल करेगा, डिस्प्ले मैसेज को कॉल करेगा। ठीक है, डिस्प्ले मैसेज को कॉल करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम app.js के अंदर कॉल फन को कॉल कर रहे हैं। कॉल फन को कॉल करने से पहले एक कंपोनेंट को हमें कॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट। बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि जितना आसान ही लग रहा है लेकिन इसमें इंपोर्ट वगैरह करने का ना थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। कॉल फन यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट नहीं किया, वेरी राइट, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कॉल फन को, तभी इंपोर्ट कर पाइएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉल फन। ठीक है, अब हो जाएगा ये इंपोर्ट। app.js इंपोर्ट कॉल फन, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे कॉल फन। कॉल फन का C कैपिटल है। देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, यानी ES6 का जो फंक्शन है जिसे हम नॉर्मल फंक्शन से कॉल करवा रहे हैं बाइनरी एक्सप्रेशन में, और ये क्या कॉल हो रहा है। इस बार थोड़ा मैं मैसेज को चेंज करने वाला हूँ, वेलकम टू शो प्रो इंडिया। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। डिस्प्ले मैसेज, और यहाँ पे हमने ये जो ब्रैकेट हमने लिया है डिस्प्ले मैसेज का, एक बार शायद इससे हटा के देखते हैं एक बार। हाँ, शेयर बता रहा है ये, क्लिक रन टाइम रेंडर मेथड ऑफ ऐप फॉर कंपोजिट कंपोनेंट एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फॉर बिल्ट-इन कंपोनेंट एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड। ऐप से कहीं दिक्कत है क्या इंपोर्ट करने में। इंपोर्ट कॉल फन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ये तो सही है। कॉल फन डॉट जेस के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने का सिंटैक्स इक्वल टू ब्रैकेट एरो की ब्रेसेस स्टार्ट, रिटर्न किया, इसे बंद किया,
कॉल फन वापस ही में यहाँ पे हमने लिखा है और रिटर्न किया है हमने यहाँ पे मैसेज इज डिस्प्ले मैसेज ब्रैकेट तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन एरर क्यों दे रहा है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉल फन ये भी सही है, इंपोर्ट हमने यहाँ पे कराया कॉल फन को ये भी सही है। फिर क्या दिक्कत है, सेव सही से नहीं हुआ क्या? एक बार सेव अच्छे से कर लेते हैं दोबारा। कई बार सेव जब नहीं होता है तो भी एरर आता है। नहीं उस टाइप से डिबगर नहीं। अनकाउट टाइम एरर कहाँ से आ रहा है? ये बंडल ऐप में एरर आ दे रहा है। प्रिंट शम मैसेज, एक बार रुक जाओ, इनको जरा थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। कॉल फन फ्रॉम कंपोनेंट्स कॉल फन, वेलकम टू सुपर इंडिया। बेसिकली हो सकता है कहीं पे टैग्स को लिखने में इधर उधर कर दिया हूँ, इसलिए दिक्कत आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने फंक्शन चाहिए बनाया था। डिस्प्ले मैसेज एक हमारा एरो फंक्शन है जिसे ES6 फंक्शन कहेंगे, और वहां से हमने क्या रिटर्न कराया है, वेलकम टू सुपर इंडिया। क्या रिटर्न कराया, वेलकम टू सुपर इंडिया। और इस फंक्शन को कॉल हमने कहाँ पे कराया है, एक्सप्रेशन के अंदर कराया है। कहाँ पे कराया है, एक्सप्रेशन के अंदर कराया है। और इस फंक्शन को कॉल कैसे किया, फंक्शन का नाम दिया और ब्रैकेट लगाया, ठीक है। और जैसे इस कॉल फंक्शन को यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया app.js फोल्डर के अंदर, कॉल फन को हमने इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट करते ही कॉल फन हमारा कॉल हुआ, और फर्दर ये कॉल फन ने डिस्प्ले मैसेज को कॉल किया है। सिंपल, यानी इस वाले एग्जांपल से आपको ये सीखने को मिला कि ES6 जो फंक्शन है उसे एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाए। यानी यहाँ पे जो हम हेडिंग लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कॉल फंक्शन, कॉल ES6 फंक्शन यूजिंग एक्सप्रेशन इन JSX, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या किया, ये हमारा कॉल फन डॉट जेएस का फाइल है, और ये हमारा app.js का फाइल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्ट में प्रॉप्स कैसे बनाया जाता है, यानी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन किया जाता है। इसके बाद फिर स्टेट के बारे में जानकारी देंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इससे पहले हमने वेरिएबल बना करके दिखाया, इसके बाद हमने, सर हाँ बोलिए। जब हमारा ES6 मैसेज प्रिंट हो सकता है तो फिर हम एक्सप्रेशन से, नॉर्मल, उसी को एक्सप्रेशन से हाँ, क्यों किए? ये क्या है ना कि जैसे अभी आपको हर चीज का नॉलेज दिया जा रहा है, बाद में धीरे धीरे इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। नॉलेज ये दिया जा रहा है कि इसके पहले एक्सप्रेशन में हमने सबसे पहले क्या दिखाया, तो एक वेरिएबल का वैल्यू दिखाया। इसके बाद एक्सप्रेशन में क्या दिखाया, तो हमने 2 नंबर को शम कराया। इसके बाद एक्सप्रेशन में क्या दिखाया, तो एक फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। यानी एक्सप्रेशन जो हमने डेफिनेशन दिया था वो ये दिया था कि JSX का जो एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल, प्रॉपर्टी, एक्सप्रेशन हर चीज को कॉल करने और डिफाइन करने के लिए होता है। तो वेरिएबल तो आपने देख लिया, यहाँ पे फंक्शन भी लिख लीजिए। अब मैं आपको प्रॉपर्टी को कॉल करके दिखाता हूँ एक्सप्रेशन में, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तोड़ उसका बहुत सारा है ना। आप आगे जा करके शॉर्ट से शॉर्ट मेथड को यूज करके बना सकते हैं, लेकिन अभी ये सीखना है कि क्या एक्सप्रेशन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, क्या एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल को कॉल किया जा सकता है। क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो डायनेमिक प्लेस है, जिसके ऊपर आप अपने किसी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को आप क्या करवा रहे हो, एग्जीक्यूट करवा रहे हो, ठीक है। तो ये तो हमने वेरिएबल कॉल करके दिखा दिया, फंक्शन कॉल करके दिखा दिया, वैल्यू को प्रिंट करके दिखा दिया, वैल्यू को प्लस करके दिखा दिया एक्सप्रेशन के थ्रू। अब मैं आपको प्रॉपर्टी को एक्सप्रेशन के थ्रू यूज करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, मैंने इसका कोड रख दिया है ऑलरेडी आपके लिए। एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ profile.js, ठीक है। और इस फाइल के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन, किस नाम से, प्रोफाइल के नाम से। बट इस फंक्शन के अंदर हम प्रॉप्स डिफाइन करते हैं। आपको पता है जेएस के अंदर अगर आप किसी आर्गुमेंट को लेते हो तो उसका वेरिएबल टाइप यानी आर्गुमेंट टाइप देना कोई कंपलसरी नहीं होता है। नहीं भी दोगे तब भी आपका ये जो प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट की तरह काम करेगा और काम भी करेगा अच्छे से। अब मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ। रिटर्न कराने के लिए मैंने यहाँ पे h1 h2 लिया और इस h2 के अंदर मैंने नेम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है एक्सप्रेशन में, प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम आएगा कहाँ से, इसे मैं नीचे से पास करूंगा या फिर app.js से पास करूंगा। फिलहाल अभी कॉलिंग फंक्शन कौन है, app.js फंक्शन कॉलिंग फंक्शन है। तो जिस तरीके से हम हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से पढ़ते आए हैं कि कभी भी अगर किसी फंक्शन को कॉल करते हो और अगर वो फंक्शन आर्गुमेंटाइज है या फिर अगर वो प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट किया हुआ है या फिर किसी भी टाइप के पैरामीटर को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो जो कॉलिंग फंक्शन होता है यानी जो फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वैल्यू वहीं से पास किया जाता है। तो इसका कॉलिंग फंक्शन फिलहाल अभी कौन है, app.js, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे app.js में जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें क्या पास करना होगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू। क्या क्या वैल्यू पास करेंगे वो तो भी आपके सामने रखूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, props.firstname और इसके बाद यहीं पे या इसके नेक्स्ट लाइन में या इसी सीधी लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं prop.lastname। अब ये जो दो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये वेरिएबल की वैल्यू मैं app.js से पास करूंगा। h2 यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे आप रिटर्न को बंद कर लो और उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल लगाओ। देन आफ्टर जो अभी मैंने प्रॉप्स को डिफाइन किया फंक्शन के अंदर और प्रॉप्स को हमने प्रॉप्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया है यूजिंग एक्सप्रेशन, तो अब ये जो वैल्यू है आखिर प्रॉप्स में जाएगा तभी तो यहाँ से इसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये नाम आपको डिफाइन कहाँ पे करना होगा, app.js के अंदर। मैंने app.js के अंदर डिफाइन किया। फिलहाल अभी मैं कॉल फन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ अभी जो मैंने नया फंक्शन बनाया है दैट इज प्रोफाइल। तो यहाँ पे लिखूंगा प्रोफाइल और यहाँ पे कॉल करूंगा फंक्शन ऐप के अंदर, यानी जो रिटर्न हमारा है, रिटर्न के अंदर हम क्या कॉल करने वाले हैं, प्रोफाइल। ये हमारा कंपोनेंट का नाम है और इस प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, इस प्रोफाइल के अंदर हम क्या देने वाले हैं, तो इस प्रोफाइल के अंदर, चलो इसको पहले एक सिंगल लाइन ही कमेंट करो। प्रोफाइल के अंदर हम देने वाले हैं फर्स्ट नेम। देखो सिंपल, यहाँ से फर्स्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम डाला हमने सुप्रो और इसके बाद स्पेस डालेंगे लास्ट नेम। अब ये सब कुछ स्टैटिक है, बाद में आपको डेटाबेस से भी आपको पता चलेगा, लेकिन अभी पेशेंस रखिए आप लोग। स्टार्टिंग पेशेंस रखना होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए और उसके गहराई तक जाने के लिए। हमने एक बार प्रोफाइल को कॉल किया जिसमें डाला सुप्रो इंडिया। देखिए यहाँ पे कॉल करते समय भी ऐसा लग रहा है जैसे मान के चलो कि HTML का एलिमेंट हम लोग लिखा है, यहाँ पे HTML का रूट एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। बट अगर देखा जाए तो हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस तरीके से। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि HTML का कोई एलिमेंट है जिसके एट्रीब्यूट हम लोगों ने डिफाइन किया है। इट इज सो लाइट वेट। एक बार हमने प्रोफाइल को कॉल किया सुप्रो इंडिया डाल करके, सेकंड टाइम फिर प्रोफाइल को हम कॉल करेंगे किसी और वैल्यू को डाल करके। बट एक बार देखते हैं क्या सुप्रो इंडिया हमारा काम कर रहा है सही से। मैं यहाँ पे प्रोफाइल को भी अच्छे से सेव कर लेता हूँ, तो सेव करना यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप सेव करते हैं सुप्रो इंडिया यानी प्रॉप्स से आपका वैल्यू आ रहा है, अब प्रॉप्स के अंदर से वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है ये भी आपको पता चल रहा है। बट ध्यान रहे एक्सप्रेशन का यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर जो वैल्यू फ्लो कर रहा है उस वैल्यू को कैच करने के लिए, प्रिंट करने के लिए एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। app.js के अंदर हमने यहाँ से वैल्यू पास किया। अब एक जो आपने प्रॉप्स बनाया है उससे कई वैल्यू भी आप पास करा सकते हैं। जैसे मान के चलिए फिर से हमने वैल्यू पास किया प्रोफाइल
है ना। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रितेश एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू कुमार। हमने फिर से एक बार प्रॉप्स की वैल्यू सप्लाई किया है, बट हम वहां पे फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। कॉल फन हमारा जस के तस रहेगा, ठीक है, सॉरी कॉल फन नहीं, प्रोफाइल, प्रोफाइल हमारा जस के तस रहेगा। लेकिन हमने जो चेंज किए हैं ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर, इस बार पहले तो हमने सुपर इंडिया को पास कराया ही। आपको पता है कि HTML के अंदर कोई भी एलिमेंट को आप एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। तो अगर एक से अधिक बार अगर आपको यूज करना है तो फंक्शन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही फंक्शन को कई बार आप कॉल कर सकते हैं। और ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग के भी लक्षण है। अगर आप प्रोग्रामिंग के देखोगे, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने ऐड फंक्शन बनाया, अब ऐड फंक्शन को 10 बार कॉल करोगे तो 10 बार एडिशन परफॉर्म करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे प्रोफाइल नाम का मैंने फंक्शन बनाया और इससे मैंने 2 बार कॉल किया। फर्स्ट टाइम हमने सुपर इंडिया को पास किया और सेकंड टाइम हमने किसी स्टूडेंट का नाम पास किया। तो ये दोनों पासिंग वैल्यू में दोनों में जो है ये प्रिंट कर रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, प्रॉप डॉट फर्स्ट नेम, प्रॉप डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी को, अभी ये प्रॉपर्टी जो मैं बनाया हूं, ये प्रॉपर्टी किसी फंक्शनल कंपोनेंट में बनाया हूं। अगर ये प्रॉपर्टी किसी क्लास कंपोनेंट में बनाना हो तो कैसे बनेगा। प्रॉपर्टी क्या होता है ये तो सभी को पता है। प्रॉपर्टी भी क्या है, डेटा मेंबर ऑफ क्लास है, जिसका काम क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल के मेंबर को उसके रिसोर्सेज को यूज करना, है ना। इसका खुद का रिसोर्स नहीं होता। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हर जगह सेम ही है। तो अभी जो आपने प्रॉपर्टी देखा किसी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर देखा, यूज होते हुए आप देख रहे हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को अगर क्लास कंपोनेंट में यूज करना हो तो कैसे करेंगे, बट बिफोर दैट इसे एक बार कॉपी कर लिया जाए। क्रिएटिंग प्रॉपर्टी और प्रॉप्स, रिएक्ट है चूंकि तो इसलिए प्रॉप्स बोला जाएगा, इन फंक्शनल कंपोनेंट फाइल डॉट जेएस ऐप डॉट जेएस। दो बार हमने प्रोफाइल को कॉल किया है। चलिए इसके बाद आपको दिखाता हूं कि क्लास के अंदर प्रॉपर्टी को कैसे कॉल किया जाए। अब आपने देखा प्रॉपर्टी इन फंक्शनल कंपोनेंट। अब आप देखोगे प्रॉपर्टी इन क्लास कंपोनेंट। आज के लिए लास्ट रहेगा ये, प्रॉपर्टी को क्लास कंपोनेंट में कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्लास बनाना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं आपके सामने, न्यू फाइल करके, यानी फाइल बनाना होगा सबसे पहले। मैसेज ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, तो डिस्प मैसेज के नाम से बना लेते हैं या डिस्प्ले मैसेज के नाम से बना लेते हैं एक क्लास। और इसी नाम से मुझे एक क्लास बनाना होगा, बट बिफोर दैट मुझे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट। और इसके बाद क्लास का जो नाम हम लोग देंगे वो डिस्प्ले मैसेज रहेगा और एक्सटेंड करना पड़ेगा शहजाद, यहाँ पे ध्यान देना है ना, यही चीज मैं पूछ रहा था आपसे। और इसके बाद आप रेंडर करोगे और रेंडर करने के बाद रिटर्न। इसको इतने बार लिख लो ना कि आप लोग को परेशानी दूर हो जाए, है ना। बार बार लिखते रहेंगे तो परेशानी जो है दूर हो जाएगा। मैसेज, अच्छा जब आप क्लास कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टी को यूज करोगे ना तो दिस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही बाइंडिंग एक्सप्रेशन के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैसेज। अब ये मैसेज हम वहां से सप्लाई करेंगे, फिलहाल अभी सप्लाई नहीं किए हैं, कैसे सप्लाई होगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सर ये कंपोनेंट सर डिस्प्ले मैसेज का सर पेरेंट हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा
तो आपको पेरेंट चाइल्ड का नॉलेज होगा, है कि नहीं है? हाँ, पे भी तो क्लास हमने बनाया ही था, इनहेरिटेंस किया था ना, आपको याद होगा जी जावास्क्रिप्ट सर। के अंदर लास्ट स्टेज पे हम लोग का इनहेरिटेंस ही चल रहा था, क्योंकि जावा प्योर सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहलाता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड कहलाता है। हाँ, मैं तो कुछ कह रही है। सर कोलन की जगह पर एक्सटेंस लगता है यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। देखो, एक्सटेंड जो कीवर्ड है ना, ये किन किन टेक्नोलॉजी में लगता है मैं बता देता हूँ। एक्सटेंड्स लगता है पीएचपी में, एक्सटेंड्स लगता है जावा में, एक्सटेंड्स लगता है जावा स्क्रिप्ट में, एक्सटेंड्स लगता है रिएक्ट में। बाकी अगर सी प्लस की बात करें तो कोलन लगता है, सी शार्प में कोलन लगता है, ठीक है। इन सब लैंग्वेज में कोलन लगता है, बाकी मैक्सिमम लैंग्वेज में एक्सटेंड्स ही लगता है। एक्सटेंड्स क्या है? एक कीवर्ड है। अगर आप किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो तो एक्सटेंड्स कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास क्या हुआ? कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट क्लास है किसके अंदर? रिएक्ट के अंदर। और डिस्प्ले मैसेज क्या है? आपका क्लास का नाम है, जो कोई भी नाम हो सकता है, क्योंकि क्लास का नाम कस्टम नाम होता है। और जब इस कंपोनेंट को कॉल करोगे तो क्या रिटर्न करेगा? मैसेज को रिटर्न करेगा, ठीक। अब मैं इसको अपडेट जेएस से पास करने वाला हूँ वैल्यू। ध्यान रहे, फंक्शनल कंपोनेंट में दिस कीवर्ड नहीं लगता है, बट यहाँ पे दिस कीवर्ड लगता है। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप मेथड ले रहे थे, मेथड आर्गुमेंटाइज था, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐप डॉट जेएस के अंदर जा रहे हैं, और इसके अंदर जाने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे आप लोग भी चलिएगा, परेशानी नहीं होगा। मैंने इस बार जो बनाया है डिस्प्ले मैसेज के नाम से बनाया है, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्प्ले मैसेज, मैसेज इक्वल टू यहाँ पे जो मैंने MSG लिखा, ये सेम वैल्यू वहां पे भी होना चाहिए, ये याद रखो। ये जो आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास किया है, यही वेरिएबल वहां पे भी होना चाहिए। अगर ये वेरिएबल चेंज हुआ ना तो वैल्यू आपको नहीं दिखेगा। कई बार आप ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे MSG लगा हुआ है तो वहां पे कैपिटल MSG लगा दे या फिर MSG1 लगा दें। तो MSG1 अगर आप लगा दोगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के अंदर से हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम जो हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर बनाया है वही नाम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। यानी दिस टाइम वी आर एक्सेसिंग और कॉलिंग प्रॉपर्टी इनसाइड एक्सप्रेशन यूजिंग क्लास। मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, और ये क्या दिखाएगा? सिर्फ सुपर इंडिया दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज में सुपर इंडिया दिखा रहा है, और अभी इस टाइम मैंने एक ही कंपोनेंट को कॉल किया है, बाकी सारे कंपोनेंट को मैं हटा दिया हूँ, यहाँ से हटा दिया हूँ, बस एक ही कंपोनेंट कॉल हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। ये वेलकम टू रिएक्ट हेडिंग में है, अगर आप इसे हटाना चाहो तो इसे भी हटा दो, एक सिंगल कंपोनेंट रहेगा, दैट इज मैसेज सुपर इंडिया। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को कैसे फंक्शन कंपोनेंट में यूज किया जाएगा, कैसे क्लास कंपोनेंट में यूज किया जाएगा, किस तरीके से उसे एक्सेस किया जाता है, इसे बेसिक बोला जाता है। ये बिल्कुल ही बेसिक है, जीरो लेवल का। और यहाँ तक आप लोगों को कोई तकलीफ अभी तक नहीं हुआ होगा। आगे स्टेट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। स्टेट का भी बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू को सेट वगैरह करना हो, अपडेट करना हो, तो रिएक्ट जो है स्टेट यूज करता है, जिसमें सेट स्टेट इसका एक प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी है। काफी कुछ आपको स्टेट में भी सीखने को मिलने वाला है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग इवेंट को भी हैंडल करेंगे आगे चल करके। बटन क्लिक कैसे काम करता है रिएक्ट में, वो सब सारी चीज जानेंगे। बटन क्लिक पे हेलो को प्रिंट करेंगे, बटन क्लिक से भी 2 नंबर को ऐड करके देखेंगे, फर्दर फिर टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू भी लेंगे। वो सारा काम करेंगे जो एक वेब फॉर्म में होना चाहिए, एक वेबसाइट में होना चाहिए। बट अभी हमारा ये दूसरा तीसरा क्लास है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी अभी तक पढ़ाया हूँ बेसिकली, उसे आप लोग क्लियर कर लेना, नोट्स वगैरह बना लेना। और कहीं से भी अगर कोई सवाल पूछा जाए, यहाँ तक अब तक के क्लास का आपको नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कि कभी भी मैं रैंडम जो है स्क्रीन टेस्ट भी ले लूँ,
ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप लोग बता देते हैं, प्रैक्टिकल में ज्यादा परेशान होते हैं आप लोग, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग प्रैक्टिकल में परेशान हो। प्रॉपर्टी इन प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट, ठीक है, डिस्प्ले मैसेज और जेस एंड ऐप डॉट जेस। आज के क्लास में इतना ही, 4 या 5 पेज का आज का नोट्स तैयार हुआ है। साथ ही साथ अगर आप लोग नोट्स बनाते चलोगे तो कभी बर्डन नहीं होगा, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ